हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक। कल हम 36 से 51 तक पूरा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और उसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। पढ़ने में कोई भी शब्दावली अगर आपको कठिन लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम अच्छे से भोजपुरी भी जानते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत भोजपुरी भी बताएंगे। ठीक। हम देखते हैं 42वें संशोधन 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक। एक 39, एक 39 क और अंग है। ठीक। एक 43 क एक 48, एक 48 का यानी नीति निर्देशक तत्व में यही अनुच्छेद 42 के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 42 के तहत जोड़े गए। देखिए, इसमें कुछ अनुच्छेदों के प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। एक है समाजवादी, जिसको हम कल्याणकारी भी कहते हैं। एक है गांधीवादी और एक है अंतर्राष्ट्रीयवादी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीयवादी। तो समाजवादी कल्याणकारी में कौन कौन से अनुच्छेद पड़े थे? 39 ख, अनुच्छेद 39 ख और ग, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। ये जितने भी अनुच्छेद है ना, ये सब कल्याणकारी अनुच्छेद है। ठीक। गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 40। देखिए एक चीज, अनुच्छेद 40 जो है ना, इसको महात्मा गांधी ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक। महात्मा गांधी ने क्या कहा है इसको? इसको संविधान का आत्मा भी कहे हैं, संविधान का आत्मा। ठीक। और कल हमने पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहें? अनुच्छेद 32। ठीक। मौलिक अधिकार का उपचार करने वाला अनुच्छेद है। ठीक है। ठीक। गांधीवादी अनुच्छेद में एक 46 भी आता है और एक 48। ठीक। अनुच्छेद 48। अंतर्राष्ट्रीयवादी में अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को राज्य जो है शांतिपूर्ण ढंग से इसको सुलझाएगा। ठीक है। तो ये थी इनकी प्रकृति, समाजवादी कल्याणकारी, समाजवादी चाहे कल्याणकारी। अनुच्छेद 39 ख और ग, ये दोनों क्या हैं? ये जो दोनों हैं जमींदारी से रिलेटेड हैं। ठीक। गांधीवादी अनुच्छेद 40 को संविधान का आत्मा कहा गया, यानी जो राज्य है पंचायती गठन करे, पंचायत का गठन करेगा। ठीक। अनुच्छेद 40। और इसमें अगली हेडिंग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन। ठीक।
क्रियान्वयन को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ठीक। क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है कि कार्य रूप में लाना, कार्य रूप में लाना। हम बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व तो जो है वो न्याय योग्य नहीं है। जो चीज़ न्याय योग्य नहीं होगा उस पर आप बाधा नहीं डाल सकते ठीक। जैसे क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो न्याय योग्य है, तो सरकार को कुछ करने से मना करता है। मौलिक अधिकार में संविधान जो है सरकार को कुछ करने से मना करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में सरकार को कुछ करने को कहता है कि नहीं आप जो है समाज के लिए समाज के कल्याण के लिए कुछ करिए ठीक। तो ये न्याय योग्य नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का अर्थ सीधा समझिए कि जो न्याय योग्य होगा ठीक, जो न्याय योग्य होगा अगर उसमें सरकार बाधा बन रही है तो उस पर बाध्य यानी उस पर संविधान जो है कि बाधा बन सकता है उसके लिए ठीक। जो न्याय योग्य है ही नहीं तो उस पर संविधान बाधा कैसे बनी? जो चीज़ का न्याय होगा ही नहीं संविधान के अनुसार तो उसमें कोई बाधा नहीं है ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को हमने बताया था कि ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। यहाँ पे जो राज्य है ना वो अपना मनमाना करता है ठीक है, ये न्याय योग्य नहीं है। और जब न्याय योग्य नहीं होगा तो ये बाध्यकारी भी नहीं होंगे। बाध्यकारी भी नहीं होंगे, ये बाध्यकारी नहीं है ठीक। मौलिक अधिकार जो है न्याय योग्य है, उस पर बाध्यकारी है क्योंकि राज्य को कुछ करने से मना करता है। इसमें राज्य को कुछ करने को कहता है ठीक। देखिए जब निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया यानी कार्य रूप में जब लाया गया तो इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। तो क्या है कि जब ये न्याय योग्य नहीं था, जब ये बाध्यकारी नहीं है ठीक, तो इसलिए इनके क्रियान्वयन को लेकर यानी इसको कार्य रूप को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था ठीक। कि सरकार जो है कि निर्देशक तत्व के तहत जो भी चीज अपने हिसाब से कानून बनाकर चलाएगी तो उस पर कोई बाधा नहीं डालेगा, उस पर संविधान जो है बाधा नहीं बनेगी, तो फिर राज्य जो है मनमानी करने लगेगी ठीक। तो इसके क्रियान्वयन को लेकर एक प्रश्न खड़ा हो गया। तो BN राव ने नीति निर्देशक के बारे में एक शब्द कहा है, नीति निर्देशक तत्व को ये नैतिक उद्देश्य कहे हैं, नैतिक उद्देश्य कहे हैं। नैतिक उद्देश्य की संज्ञा दी है ठीक है, नैतिक उद्देश्य की संज्ञा दी है। जेनिंग्स कहें ये पुष्प आकांक्षा है, ये पुष्प आकांक्षा है ठीक। केटी शाह कहें कि ये आगे की तारीख में भुनाए जाने वाला चेक है ठीक। तो ये BN राव, जेनिंग्स और केटी शाह इन नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को लेकर इनका जो है कि ये शब्दावलियां हैं और इनका एक टिप्पणी है ठीक। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि BN राव जो है वो निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को लेकर क्या क्या टिप्पणी की है, तो उन्होंने निर्देशक तत्वों को नैतिक उद्देश्य बताया। जेनिंग्स का है कि ये पुष्प आकांक्षा है ठीक। केटी शाह कहते हैं कि ये आगे की तारीख में भुनाए जाने वाला चेक है। देखिए भारत सरकार जो है अपने 68 वर्षों की यात्रा में सभी निर्देशक तत्वों को लागू करके सभी आशंकाओं पे क्या कर दिया, सभी आशंकाओं को झूठा साबित कर दिया ठीक है। तो हुआ क्या कि सरकार जो है
भारत सरकार जो है ना 68 वर्षों की यात्रा में सभी निर्देशक तत्वों को लागू करके सभी आशंकाओं को झूठा साबित कर दिया। ठीक, देखिए हुआ क्या था कि भारत सरकार जो है सरकार सरकार जमींदारी प्रथा यानी 39 ख ग यानी जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए सरकार जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए 39 ख और ग को लागू करने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो क्या हुआ था कि जब वो जमींदारी प्रथा से रिलेटेड जब कानून बनाती थी सरकार, तो न्यायालय क्या करता था कि ऐसे कानूनों को रद्द कर देता था। रद्द किस लिए करता था? क्योंकि जो जमींदारों का जो संपत्ति है ना वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। हमने बताया था आप लोगों को कि 19(1)(च) में संपत्ति का अधिकार था। ठीक, संपत्ति का अधिकार था। तो इसको क्या किया था कि 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया कि 300 क में जोड़ दिया गया। ठीक, ये याद रखिए, संपत्ति का अधिकार था। यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या था? वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। तो सरकार जब भी 39 ख और ग को लागू करना चाहे, 39 ख ग क्या है कि सभी भौतिक संसाधनों को किसी एक के हाथ में नहीं जाना देना चाहेगी। ठीक, और ग क्या कहता है कि सभी जो भौतिक संसाधन है सबको समान वितरण करेगी। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों को जब लागू करना चाहती थी सरकार, तो न्यायालय क्या करता था कि उन कानूनों को रद्द कर देता था और इस आधार पर रद्द करता था कि जो जमींदार है कि ये जो जमींदारों का जो संपत्ति है ना वो मौलिक अधिकार है, इसको सरकार छीन रही है, तो इसलिए कानून को रद्द कर देता था। तो सरकार ने क्या किया कि पहला संशोधन किया। ठीक है, पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ा। 9वीं अनुसूची जोड़ा। ठीक, अनुसूची में सभी भूमि सुधार कानूनों को डाल दिया। ठीक ठीक है, तो सरकार ने पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ा और 9वीं अनुसूची में सभी भूमि सुधार यानी भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी कानून था उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची जो है ये संविधान का भाग होने के बावजूद भी क्या है कि न्यायालय इसे रद्द नहीं कर पाता था, न्यायिक पुनर्विलोकन इसका नहीं कर पाता था। हमने न्यायिक पुनर्विलोकन बताया था कि सरकार किसी भी कानून को देखती है कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके मतलब वो कानून को रद्द कर देगी, उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो जो न्यायालय था इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर पाता था। ठीक है, इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर पाता था, इसलिए कानून जो है रद्द होने से बच गया। ठीक, तो पहला संशोधन समझ में आया। पहला संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या है कि सभी भूमि सुधार कानूनों को डाल दिया गया। ठीक, इसमें टोटल 284 भूमि सुधार हैं। 284 भूमि सुधार हैं। ठीक है, यानी 9वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है? भूमि सुधार का लॉकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉकर कहा जाता है। ये 284 भूमि सुधारों को इस संशोधन कब किया गया था? 1951 में। अब ये हुआ कि 9वीं अनुसूची जो है अब इसका दुरुपयोग होने लगा। ठीक, इसका दुरुपयोग होने लगा। ठीक, इसका जब दुरुपयोग होने लगा तो दुरुपयोग हुआ कैसे कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि इसी 9वीं अनुसूची में 69% आरक्षण को डाल दिया। 69% आरक्षण अपने राज्य में लागू कर दिया और इसी अनुसूची में डाल दिया। ठीक,
ये सरकार ये सोचा कि अगर 9वीं अनुसूची में अगर ये आरक्षण रहेगा तो इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय नहीं कर पाएगा या था कानून रद्द नहीं हो पाएगा। तो समस्या ये हुआ कि अब जब न्यायालय ने कहा कि ये अब हद होता जा रहा है, ठीक, ये हद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा गया है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमने पीछे पढ़ाया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण देकर यानी इसको 9वीं अनुसूची में डालकर इस आरक्षण का उल्लंघन कर दिया, यानी 50% आरक्षण से पार चला गया। ठीक, तो न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने एक वक्तव्य दिया। ठीक, न्यायालय ने एक वक्तव्य दिया कि केशवानंद भारतीवाद पता है आप लोगों को? बताया था ये 1973 में कहा कि केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया था कि संविधान का संशोधन बोला था कि इस मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार के ढांचे में नहीं। ठीक, यानी उसके नींव में नहीं। तो ये 1973 में ये वाद चला था। तो न्यायालय ने ये कहा कि केशवानंद भारतीवाद के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनको न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय करेगा। यानी ये कहे कि केशवानंद भारतीवाद के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाला गया, ठीक, तो न्यायालय ने कहा कि जो भी कानून है वो केशवानंद भारतीवाद के बाद जो भी कानून डाला गया है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन अब होगा। ठीक, तो इस तरह जो है सरकार अब मनमानी नहीं करेगी। आगे क्या हुआ कि 1977-78 में जनता सरकार बनी। जनता सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने क्या किया कि 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया, यानी विधि अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक, अब मौलिक अधिकार से हटाकर ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 300 क में। कई बार रिपीट किया हूं, ध्यान दे दिया है ना कि ये संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, यानी जनता सरकार जब आई तो ये संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया, समाप्त। देखिए अब इसमें अनुच्छेद 40, ठीक, अनुच्छेद 40 को देख लीजिए। अनुच्छेद 40 को जब सरकार लागू करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। ठीक, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। 73वां में क्या है? पंचायती राज, और 74वां में नगर पालिकाएं। ठीक, अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए सरकार ने इसे लागू करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन क्या है? पंचायती राज, और 74वां क्या है? नगर पालिका। ठीक, नगर पालिका। तो इन संशोधनों से क्या किया कि पंचायती राज का गठन किया। पंचायती राज का गठन
किया, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? पंचायत गठन ना, पंचायती राज का गठन, यानी इसी को महात्मा गांधी ने संविधान का आत्मा कहा है। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन करके इन संशोधनों से पंचायती राज का गठन किया गया, ठीक। अनुच्छेद 40 को अनुच्छेद अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 86वां संशोधन किया गया, 86वां संशोधन किया गया, ठीक। अनुच्छेद 45 क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना और जरूरी बनाना, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे 21 क में इसे जोड़कर मौलिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक। 21 क में इस जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब यह अनुच्छेद जो है कि नीति निर्देशक तत्व नहीं रह गया है, अब यह मौलिक अधिकार हो गया है, ठीक है। तो ये था इनके नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। एक चीज देखते हैं इसमें, निर्देशक तत्वों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित पहला मुकदमा क्या माना जाता है? चंपकई 2 राय राजन वाद, चंपकई 2 राय राजन वाद। ये तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। एक चीज छूट रहा है हम लोगों का, थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, ठीक। इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व में क्या हुआ था कि गोलकनाथवाद में ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व पे मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व का जो भी कानून बनेगा उस पे मौलिक है, अगर उसकी मौलिक अधिकार छीनता है तो ऐसे कानून को रद्द कर देना, यानी न्यायालय द्वारा इसे न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको रद्द कर देना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया कि 25वां संविधान संशोधन कर दिया, 25वां संशोधन कर दिया, ठीक। केशवानंद भारतीवाद का जो बात था उसके बात के विरुद्ध 25वां संशोधन कर दिया। यानी केशवानंद भारतीवाद में ये चाहता था कि नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार मतलब नीति निर्देशक तत्व पे मौलिक अधिकार का प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार का प्राथमिकता अगर दी जाए तो सरकार जो है अपने हिसाब से जो भी कानून बनाएगी वो कहीं ना कहीं बाधा बनती रहेगी। तो सरकार ने क्या किया कि 25वां संशोधन कर दिया, और इस संशोधन में कहा कि मौलिक अधिकार पे नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई, ठीक, प्राथमिकता दी गई। अब खेल हो गया उल्टा, ठीक। केशवानंद भारतीवाद ये कहा कि नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन सरकार ने 25वां संशोधन करके ये कहा कि मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई। इस तरह क्या हुआ कि
39 ख ग, 39 ख ग, ठीक। 39 ख ग को 31 ग एक बॉडीगार्ड बना दिया, यानी सेक्रेटरी बना दिया गया इसको, ठीक। ये कहा कि यानी 39 ख ग में जो भी नीति निर्देशक तत्व के तहत जो भी कानून बना है, अगर वो किसी का मौलिक अधिकार छीनता है, ठीक, तो ऐसे कानून को न्यायालय रद्द नहीं कर पाएगा, क्योंकि 25वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई। और ये 31 ग को इस पे 39 ख ग का बॉडीगार्ड बना दिया गया। इस तरह 25वां संविधान संशोधन जो है कि मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई, ठीक। समझ में आया? एक चीज, गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद में कहा गया था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1967 गोलकनाथवाद में कहा। तो आगे चलकर क्या हुआ कि केशवानंद भारती यानी कब हुआ था? 1973। केशवानंद भारतीवाद ने क्या किया कि 25वां संशोधन को वैध ठहराया, ठीक। ध्यान से। तो केशवानंद भारतीवाद ने क्या हुआ कि इसमें ये कहा गया कि 25वां संशोधन जो है, 25वां संशोधन को वैध ठहराया। तो सरकार जो है बड़ी उत्साहित हुई, और उत्साहित होने के बाद क्या किया कि जो 31 ग है ना, इसका 39 ख ग का जो बॉडीगार्ड बनाया था, ये पूरे नीति निर्देशक तत्व को सरकार क्या किया कि 31 ग को सबका बॉडीगार्ड बना दिया, सबका बॉडीगार्ड बना दिया, यानी पूरे निर्देशक तत्वों के, पूरे निर्देशक तत्वों का बॉडीगार्ड बना दिया, ठीक। पूरे निर्देशक तत्वों का बॉडीगार्ड बना दिया। तो आगे चलकर मिनर्वा मिल्सवाद में फिर इसे चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्सवाद, ठीक है, मिनर्वा मिल्सवाद में फिर इसे चुनौती दी गई। और इस चुनौती में ये कहा गया कि जो गोलकनाथवाद है, बस इसी को लागू रहना, यानी इनका ये जो है मैटर ये खत्म, ठीक। ये चीज को खत्म करके गोलकनाथवाद की पुरानी स्थिति में इसको लाया गया। तो न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो सबका बॉडीगार्ड बनाए हैं आप 31 ग को, इसको समाप्त करिए। 31 ग जो है केवल ख और ग का ही बॉडीगार्ड बना रहेगा। फिर न्यायालय ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार पे नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्व पे मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी चाहिए। ऐसे प्रश्न चिन्हों को बंद करिए, क्योंकि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व बना मौलिक अधिकार, ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।